Hello everyone, welcome back on Siren classes. So in 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे स्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन को। आज की ये कोरिलेशन की हमारी लास्ट क्लास है। हमने पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। हमने डिस्कस किया कोरिलेशन होता क्या है, टाइप ऑफ कोरिलेशन, मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेक्टर मेथड, हमने सेक्टर डायग्राम मेथड डिस्कस किया था, कार्ल पियर्सन और कार्ल पियर्सन के सारे मेथड हमने डिस्कस किया था और सीखा था कि हम किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कि जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा हो तो उस टाइम पर हम किस तरीके से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। हमने दोनों तरीके से इसको डिस्कस कर लिया था, जब हमें रैंक गिवन हो और जब हमारे पास रैंक इक्वल या रिपीटेड हो। इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज की हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपने अभी तक इस चैप्टर की सारी क्लासेस देख ली होंगी और समझ आ गई होंगी। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। उससे पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट, मिस्टेक आरंट मिस्टेक्स, कि मिस्टेक आर नॉट मिस्टेक्स। जो हम गलतियां करते हैं ना, वो गलतियां नहीं होती हमारी, बल्कि दे आर लेसन्स, वो हमारे लिए सबक होती है कि हमने जो गलतियां की हैं उनसे हम सीखे और फर्दर फ्यूचर में उन गलतियों को रिपीट ना करें। गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है, बस यही है हमारे अंदर कि हमें उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं मेरिट एंड डीमेरिट की, कि जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट था उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है मेरिट के लिए कि आप किस डेटा के लिए उसको फाइंड आउट करते थे, किस डेटा की नीड थी। क्यों भाई, मेथड तो हमारे पास कार्ल पियर्सन का भी था। कार्ल पियर्सन के मेथड के बाद क्या जरूरत पड़ी कि जो स्पीरमैन थे उन्होंने भी अपना एक मेथड देना पड़ा। मैं मेरिट की बात करूं तो स्पीरमैन रैंक जो कोरिलेशन था वो उसने खाली जो कार्ल पियर्सन का मेथड था कोफिशिएंट निकालने का उसी को इंटरप्रेट किया था। बस यहाँ पर फर्क ये था कि इन्होंने क्वालिटेटिव डेटा का उठाया, उन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा को उठाया था, इन्होंने क्वालिटेटिव डेटा को उठाया, लाइक आवर ऑनेस्टी, आवर ब्रेवरी, ब्यूटी। इन चीजों को भी तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर कैसे, अगर हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं तो उनमें किस तरीके से हम कोफिशिएंट उनका कोरिलेशन निकालेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पीरमैन ने अपना ये मेथड देना पड़ा था। तो इसकी मेरिट हो जाएगी फर्स्ट, स्पीरमैन rank correlation coefficient can be interpreted in the same way as the Karl Pearson's coefficient correlation coefficient, कि जो स्पीयरमैन्स ने अपना जो रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए, कोफिशिएंट निकालने के लिए जो मेथड यूज किया था वो खाली कुछ नहीं था, बस जो कार्ल पियर्सन ने यूज किया था अपना मेथड उसी को इंटरप्रेट किया था। बस यहाँ फर्क इतना था कि उन्होंने क्वालिटेटिव डेटा को उठाया था। ठीक है, फिर आ जाएगा इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। छोटा सा फॉर्मूला है, अच्छे से हम समझ सकते हैं और अच्छे से हम उससे कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इफ यू वांट टू सी एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ओनली द फॉर्मूला। अगर आपको डेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ दिखे तो अकेला एक ही फॉर्मूला उसके लिए यूज होगा, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फोर्थ है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट is the non-parametric version of the Karl Pearson's product moment correlation coefficient, कि जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है मैंने फर्स्टली आपको बताया था कि वो नॉन पैरामेट्रिक वर्जन है कार्ल पियर्सन का। जो कार्ल पियर्सन ने अपना प्रोडक्ट जो निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसमें था फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, और यहां पर क्या होता, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। क्या नहीं होती आपके पास? फ्रीक्वेंसी नहीं होती आपके पास।
उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह उनको रैंक दे देते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि सामने जैसे मान लो आपने किसी सुंदर लड़की को देखा, क्या कह सकते हो कि ये 50, अरे इसके अंदर 50 क्वांटिटी है सुंदरता की? नहीं कह सकते ना, हर रैंक दे सकते हो। आपने 2-3 लड़कियों को देखा कि सबसे सुंदर ये है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन में उस टाइम पर वो फ्रीक्वेंसी नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए उनके पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड आया था सामने। फिफ्थ है, इट डज नॉट रिक्वायर द assumption ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर टेकन, कि जहां से आपने डाटा ऑब्जर्वेशन लिए हैं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में जरूरी नहीं है कि आपको उनको नॉर्मेलिटी चाहिए, मीन्स एक सीरीज के अंदर चाहिए। हम रैंक अगर वो जंपिंग में है तो उस टाइम पर भी हम डेटा उठाएंगे और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको रैंक दे देंगे। ठीक है, बट जो कार्ल पियर्सन का मेथड था उसके अंदर पहले वेरिएबल्स को एक नॉर्मेलिटी लेके आने की नीड थी, उसके बाद ही उनके अंदर हमने कोरिलेशन देखना था और उनका कोफिशिएंट निकालना था। क्लियर है, ये थी मेरिट। डीमेरिट की बात करें तो 2 ही डीमेरिट हैं इसकी। फर्स्ट डीमेरिट है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बाइवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि जो नॉर्मली हम जब हमारे पास गिवन होती है फ्रीक्वेंसी, बाइवेरिएंट का मतलब क्या होता है, जब टू फ्रीक्वेंसी टू वेरिएबल डिपेंडेंट हो, टू डिपेंडेंट वेरिएबल हो, टू डिपेंडेंट वेरिएबल हैं हमारे पास, तो उस केस में हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो वो दोनों डिपेंडेंट हैं तो हम उनको किस तरीके से रैंक गिवन करेंगे? वहां पर ना तो हम रैंक दे पाएंगे, रैंक नहीं दे पाएंगे तो हम ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे? सो वहां पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। सेकेंड इसकी डीमेरिट आ जाती है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर वो 30 से ज्यादा है तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर 30 से नीचे है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तभी हम रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये थी मेरिट एंड डीमेरिट, और ये था हमारा कोरिलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद है स्टूडेंट पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप स्टूडेंट प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हमारे से हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो कर ले, आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।